हेलो दोस्तों। जब भी हम हिंदी व्याकरण की बात करते हैं तो सबसे पहला जो अध्याय होता है वह हिंदी वर्णमाला ही होता है। चाहे सीटेड हो, एस्टेट हो, यूजीसी नेट हो या बाकी अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी के सवाल आते हैं, उसमें यह अध्याय समान रूप से उपयोगी है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अब उदाहरण देख लीजिए, जैसे अ, ई, उ, क, ख, ग आदि। अब वर्णमाला की बात करें तो वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है और हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें 13 स्वर, 33 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 13 स्वर, 33 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब बात स्वर की करें कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है, अर्थात जिनको बोलने के लिए किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इनके उच्चारण में श्वास वायु मुख द्वार से बिना किसी रुकावट के निकलती है और जैसा कि मैंने अभी बताया, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 13 मानी गई है। परंतु अगर ऐसे भी पूछा जाता है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, तो वहाँ उन्होंने स्वरों की संख्या 10 माना है। इसको भी याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं कि 13 जो स्वर हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर दिया गया है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। यह कुल 13 स्वर हैं। अब स्वरों का वर्गीकरण, इससे भी कई सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कुल 13 स्वर होते हैं, ऐसा आप लोगों को पता ही है और अब तक याद भी हो गया होगा। तो अब वर्गीकरण की बात करते हैं। तो इनका वर्गीकरण 5 आधार पर किया जाता है। पहला, मात्रा, उच्चारण या काल के आधार पर। दूसरा, मुख द्वार के खुलने के आधार पर। तीसरा, जीव के प्रयोग के आधार पर। चौथा, होठों की स्थिति के आधार पर। पांचवा, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। प्रत्येक स्वर का उच्चारण स्थान और समय अलग अलग होता है, तो इसी आधार पर इनका विभाजन किया गया है। आइए अब हम बारी बारी से इन पांचों आधारों का अध्ययन करते हैं। पहला, मात्रा, उच्चारण या काल के आधार पर स्वर। स्वरों को उनके उच्चारण की अवधि के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर जो हैं उनमें एक मात्रा होती है और इनके उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे अ, ई, उ और री। और दीर्घ स्वर में 2 मात्राएं होती है, जैसे, और इनको बोलने में भी अधिक समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ह्रस्व स्वर का उदाहरण देखिए और दीर्घ स्वर के उदाहरण को देखिए। दोनों में देखिए, एक में एक मात्रा है और दीर्घ स्वर में 2 मात्रा है, और जो तीसरा हमारा है प्लुत स्वर, उसमें 3 मात्रा है। जैसे इसका उच्चारण बहुत लंबा खींचकर किया जाता है, जैसे किसी को पुकारने में इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि रामा, ई, जैसे ऐसे है ना, जो जो ये यहाँ पर चिन्ह दिया गया है, यह प्लुत स्वर का चिन्ह है। अब है मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर। तो मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। पहला, समवृत स्वर, अर्ध समवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर और विवृत स्वर। तो समवृत स्वर किसे कहते हैं? तो समवृत स्वर ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है या ना के बराबर खुलता है। और अर्ध समवृत स्वर ऐसे होते हैं जिनमें समवृत स्वर की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा खुलता है मुख द्वार, लेकिन पूरी तरह से नहीं। और समवृत में मुख द्वार बंद रहता है, अर्ध समवृत में थोड़ा सा ज़्यादा खुलता है, और अर्ध विवृत स्वर में मुख द्वार विवृत स्वर से कम खुलता है, लेकिन अर्ध समवृत स्वर से ज़्यादा खुलता है, और विवृत स्वर में मुख द्वार सबसे ज़्यादा खुलता है। तो सबसे ज़्यादा मुख द्वार किस में खुलता है? विवृत स्वर में, और सबसे कम किस में खुलता है? समवृत स्वर में। ठीक है। और अर्ध समवृत में जो मुख द्वार है वह समवृत स्वर की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा खुलता है, और अर्ध विवृत स्वर में विवृत स्वर की अपेक्षा थोड़ा कम खुलता है। अब जिह्वा के आधार पर स्वर, तो इसमें 3 प्रकार से होते हैं ये, जैसे अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्रस्वर में जिनके उच्चारण में जीभ आगे रहती है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं, जैसे इमली, ईख। अब दूसरा है मध्य स्वर, जिनके उच्चारण में जीभ बीच में, मध्य का अर्थ ही बीच है, तो यह कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अग्रस्वर में जिसमें जीभ आगे रहती है, मध्य स्वर में जिसमें जीभ की स्थिति बीच में रहती है, और पश्च स्वर जिसमें जीभ की स्थिति पीछे रहती है, जैसे अनार, आम, उल्लू। जैसे आप इसे बोल कर भी देख सकते हैं कि आपकी जीभ की स्थिति कहाँ है। अगला है होठों की स्थिति के आधार पर स्वर।
तो होठों की स्थिति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला वृत्ताकार या वृत्तमुखी और दूसरा अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर। तो वृत्ताकार स्वर वो होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल हो जाते हैं, जैसे ऊ, ऊ, ओ, औ। और अवृत्ताकार मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल होकर नहीं फैलते हैं और शिथिल स्थिति में रहते हैं। शिथिल स्थिति मतलब न्यूट्रल, मतलब इस स्थिति में नहीं जाते हैं, वो उनमें बदलाव नहीं होता, जैसे आ, ई। तो अवृत्त मतलब जो वृत्त के समान नहीं होता है, ठीक है। और वृत्ताकार मतलब जिनमें होठ की स्थिति वृत्त के समान हो जाती है, अर्थात गोल हो जाती है। अब आखिरी है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर के प्रकार। तो यह दो प्रकार के होते हैं, अनुनासिक स्वर और निर्नुनासिक स्वर। तो अनुनासिक जैसा पता ही होगा आप लोगों को, ये वही स्वर जिनके उच्चारण में वायु मुख और नाक दोनों से एक साथ निकलती है, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। और अनुनासिक का चिन्ह देख लीजिए, चंद्र बिंदु के ऊपर जो एक बिंदु होता है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे आँख, ऊँट, गाँव आदि में इसका प्रयोग होता है। और निर्नुनासिक स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है और नाक से नहीं, उन्हें निर्नुनासिक शब्द स्वर कहते हैं, ठीक है। अब अगला भाग जो है वह व्यंजन से संबंधित है। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, वह भाग भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो में यहीं तक है, आगे हम व्यंजन की बात अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।